नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात आईक्यू को लेकर, जिसको इंटेलिजेंस कोशेंट कहते हैं, और हमारे साथ डॉक्टर अमृता पाइन हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज में, साथ में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। मैम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर एक कॉमन मैन को बताएं आईक्यू क्या है। कई बार हम देखते हैं, खबरें पढ़ते हैं कि आइंस्टाइन के आईक्यू से ज़्यादा इस बच्चे का आईक्यू है। आईक्यू होता क्या है अगर सामान्य भाषा में? IQ is a ratio. It's an intelligence quotient, mental age, chronological age into 100. Now, mental age होता क्या है, chronological age होता क्या है, उसको समझने के लिए या IQ को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस क्या है और हम क्यों माप रहे हैं उसको। इंटेलिजेंस इज़ बेसिकली अ ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक रैशनली एंड एक्ट पर्पसिवली। तो यहाँ पे तीन चीज़ें की जिक्र किया जा रहा है कि हम एक तो हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ फंक्शनिंग क्या है, और एक समय था जब हम सिर्फ डिसीजन मेकिंग और न्यूमेरिकल रीजनिंग इस तक सीमित थे, लेकिन अब है कि हमारी सोशल फंक्शनिंग, सोशल एडजस्टमेंट भी एक इंटेलिजेंस की पार्ट है। सो इट इज़ अ ग्लोबल कैपेसिटी for languages, numbers, reasoning, decision making, even creativity, although all these domains are not measured by all tests. और टेस्ट जो होते हैं वो हमें IQ या इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की एक नंबर देते हैं और एक रेंज रहता है। सो बिटवीन अ पर्टिकुलर रेंज। अगर लोगों को ये भी बताएं कि कितने से कितने में क्या हम मान के चलते हैं आईक्यू का जो रेंज? सो फॉर इंस्टेंस एनीबडी बिलो 70, उनमें हम देखते हैं कि शायद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, और उसके नीचे भी रेंजेस होते हैं। सो फॉर इंस्टेंस बिटवीन 50 to 69 विल बी माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो बहुत सारे मात्रे होते हैं। नाउ 90 to 109 इज़ द एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। कभी कभी बच्चे इस रेंज में जो होते हैं उनकी फंक्शनिंग को हमें ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। सो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग यानी वो जो भी मन चाहे, उनकी इंटरेस्ट और पर्सनालिटी अगर कोई सब्जेक्ट में है, अगर वो मेहनत करना चाहते हैं, सो दे विल बी सक्सेसफुल। बट समटाइम्स इंटेलिजेंस or that IQ is not an indicator that they will be successful. उसके लिए बहुत पर्सनालिटी एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट की कुछ फैक्टर्स होते हैं दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम समझे इंटेलिजेंस कोशेंट को, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग अ नंबर ऑफ दिस करंट चाइल्ड्स कैपेसिटी फॉर फंक्शनिंग एंड फंक्शनिंग वेल। IQ मापने के लिए वी हैव मेंटल एज। सो जो हम टेस्ट करते हैं उसमें देखा जाता है कि इन कंपैरिजन टू लेट्स से 6 year old, यूजुअली एक 6 year old की परफॉर्मेंस कितना होता है। सो दीज आर एज रेफरेंस और नॉर्म रेफरेंस्ड स्केल्स, एंड उसके एक असेसमेंट की हर लेवल में एज लेवल्स जो होते हैं। सो एट 6 years व्हाट इज़ दिस चाइल्ड परफॉर्मिंग। सो अगर आउट ऑफ 6 टेस्ट दे आर परफॉर्मिंग ऑल 6, देन ही इज़ at 100 level. Okay, 100 out of 100 उनको स्कोर मिलते हैं। This is not IQ. 100 out of 100 is not an IQ. But let's say 6 years में the child is performing all 6 tests well, IQ is fine. अगर वो 6 years में 7 years तक या 8 years तक जा रहा है, तो IQ शायद बच्चे की एज के हिसाब से और एक्सपेक्टेड रेंज से ज़्यादा हो सकता है एज रेफरेंस नॉर्म्स में। एंड वी सी दैट दे कम विद देयर ओन कैपेसिटीज़ विच मे नॉट फिट विद इन अ यूजुअल और अ टिपिकल क्लासरूम सिचुएशन और अ होम सिचुएशन, एंड समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई कि बच्चे शायद बहुत जल्दी बाय 2 years स्पीकिंग इन सेंटेंसेस, राइम्स सुन के वो रिसाइट कर रहे हैं लेकिन अप्रोप्रिएटली। तो जब पूछा जा रहा है और किसी को मनाने के लिए दे आर यूजिंग राइम्स और कलर्स और दे आर ब्रिंगिंग लिटिल गिफ्ट्स, सो वी हैव टू सी व्हाट इज़ इट रिफ्लेक्टिंग। सोशल फंक्शनिंग हाई है, इज़ इट अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग? सो इफ़ वी अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस, इट इज़ अ सेपरेट कॉन्स्ट्रक्ट। हाउएवर उनकी जो यूटिलिटी है या एक्सप्रेशन है, it will always come in the psychosocial context of that individual. So मैं intelligent हो या नहीं, I will only reflect that, or you will only understand that through communication, problem solving, decision making, overall adjustment.
एंड दैट इज़ द सेम फॉर चिल्ड्रन एज वेल एट ऑल एजेस। यहाँ पे डॉक्टर अमृता ये भी बता रही हैं कि अगर आप लोग भी समझना चाहें, मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज इंटू 100। मेंटल एज अगर मान लीजिए कि 2 साल का बच्चा है और 4 साल के बच्चे जितना कैपेबल है या 6 साल के बच्चे जितना कैपेबल है, होता नहीं है ऐसा, लेकिन अगर ऐसा है तो उसके हिसाब से IQ कैलकुलेट करते हैं, राइट मैम। क्रॉनिकल एज उसका एक्चुअल एज होता है बाय बर्थ, जन्म से लेके अब तक वो कितनी उम्र का है, और जिस उम्र का है क्या उसी उम्र की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उससे ज़्यादा उम्र की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो वो उसके ज़रिए इंटू 100 करके IQ निकाला जाता है। मैम ये समझना चाह रहे हैं कि उसमें टेस्ट के तौर पे क्या चीज़ें हम देते हैं जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि इसका मेंटल एज कितना है? कुछ टेस्ट्स में IQ स्कोर आते हैं एज एन इंटेलिजेंस क्वोशंट, जैसे आपने डिस्क्राइब किए हैं, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इंडिया में समथिंग लाइक द बीनेकामा टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। कुछ टेस्ट में परफॉर्मेंस एंड वर्बल मेजर्स होते हैं एंड दे गिव यू अ फुल और अ कंपोजिट स्कोर, full IQ score or composite IQ score. So not all these tests are measuring intellectual functioning, but वही है, कुछ norms referenced होते हैं, कुछ age referenced होते हैं. So for some we calculate the IQ as you described, and for some it is a composite score or a full IQ score of their performance on verbal and non-verbal tests. Now बच्चे की age के हिसाब से काफ़ी range of tests है. So for instance, again, intelligence अगर हम मापें, not IQ, just intelligence मापने के लिए there are some tests जो even 18 दिन के बच्चे में भी यूज़ होते हैं, like the Bailey's scales. वो तभी यूटिलाइज होते हैं, and over there we are not immediately measuring cognitive functioning but indicators for cognitive functioning. So आवाज़ सुन के क्या रिस्पॉन्स है, उनकी रिफ्लेक्सेस ट्यून्ड है कि नहीं, एंड यूजुअली दिस इज़ यूज्ड ऑन इन द न्यूनेटल डिपार्टमेंट टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी of any risk factors or to identify any risk factors, usually in complicated births. So maybe there is oxygen deprivation or the mother had some disease during, so उनको अगर हम नज़र में रखना चाहेंगे फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट और इंडिकेटर ऑफ एनी डिफ़िकल्टी, सो उनकी तो 18 डेज से ही उनके असेसमेंट शुरू हो जाते हैं. नाउ देयर आर टेस्ट दैट कैन इफेक्टिवली मेजर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एट 3 years of age and till 18, 14, 40, 42 years of age. Although after a certain age हम IQ measure नहीं करते हैं. तभी कितने एज के बाद? See, usually after 50 years we don't measure IQ because then we usually intellectual functioning या intelligence related difficulties, say intellectual disability or difficulties, ये सब by 18 years तक detect होना चाहिए. So if somebody at age 42 is reporting कि मेरा शायद और somebody is reporting कि ये बहुत सीधा है, अक्सर यही word use किया जाते हैं, we have to suspect some other neurological or other psychiatric condition. Usually, and the norms say that कि 18 से पहले कुछ disorders को identify करना ही पड़ेगा. So we have let's say a 2-year-old child comes in or a 3-year-old child comes in, उनकी intellectual assessment से हम we can use the Segwin-Form test at 3, or we can use the developmental screening tool. These are not giving intellectual functioning, they are giving us a measure of developmental functioning or social adaptive functioning. ये बेसिकली तो मुझे लगता है मेंटली जो रिटार्डेड बच्चे हैं उनके लिए ये देखा जाता होगा. उनके लिए देखा जाता है और हमें देखना होता है कि फंक्शनिंग क्या है, ओवरऑल अडेप्टिव फंक्शनिंग क्या है. सो एक बच्चे की सिर्फ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग मापने से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा फॉर एनी इंटरवेंशन. सो इट हैज़ टू बी सम मोर टेस्ट्स. सो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग मे बी उनकी पर्सनालिटी के कुछ फीचर्स है एट एज 5. यूजुअली इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट होते हैं या प्रॉब्लम्स विद इंटेलिजेंस. अगर यहाँ पे मैं ये नहीं बता रही हूँ कि शायद बुद्धि कम है या बुद्धि ज़्यादा है. इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग देयर नीड्स और रेसिप्रोसिटी नहीं है,
एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन बाद में जाके वो चीज़ वो कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं. या एबिलिटी टू क्रिएट, पेंट or color, holding. So all these motographs, fine motographs, these are indicators कि हमें कहाँ पे जाके, who's the right person to go to for intervention. So usually children के लिए pediatrician के पास ही जाना पड़ता है, but they will then recommend whether it is a neurological issue, physiological issue, or maybe indicators of IQ. इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, नॉन रिस्पॉन्सिवनेस, या बच्चा गिर रहा है लेकिन कोई रिफ्लेक्सेस नहीं है टू होल्ड, और कोई मूवमेंट हो रही है उनके एनवायरनमेंट में बट द चाइल्ड इज़ नॉट फॉलोइंग इट. द चाइल्ड हैज़ द कैपेसिटी टू, क्योंकि वो फॉलो कर रहा है बट मिडवे वो छोड़ दे रहे हैं. और जब बुलाया जा रहा है देयर इज़ नो ग्रीटिंग, और द चाइल्ड इज़ ओवरटली क्लिंगिंग टू वन पेरेंट, दूसरे जो भी सोशल रिलेशनशिप्स है वो इग्नोर कर रहे हैं. दीज आर ऑल इंडिकेटर्स ऑफ नॉट इग्नोरिंग द चाइल्ड, और कुछ करना चाहिए हमें. गिफ्टेड चाइल्ड को लेकर अगर बात करें मैम, उसका अगर मेजरमेंट करने की बात होती है आईक्यू को लेकर, वो थोड़ा सा अगर बताएं, रेंज क्या क्या होता है जिसमें हम उसको कैटेगराइज करते हैं, आईक्यू का कितने पे कितना रेंज पे क्या कहते हैं, और गिफ्टेड चाइल्ड को लेकर जब आईक्यू टेस्ट का मेज़र करते हैं वो कैसे? सी यूजुअली एनीबडी विद एन IQ of 110 and above, they are bright and whatever the range is. Now these children might also show similar problems like being stubborn, थोड़ा ज़िद करना, बात समझ में आ गया है लेकिन कर नहीं रहे हैं, या क्लासरूम में डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स आ रहे हैं, टीचर कुछ बता रहे हैं वो कुछ और कर रहे हैं, टीचर एक मैथ प्रॉब्लम करा रहे हैं लेकिन वो अपना स्टोरीज़ लिख रहे हैं या ड्राइंग कर रहे हैं. तो हमें पहले समझना होगा कि बच्चे ऐसे कर क्यों रहे हैं. सो उसको समझने के लिए उनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग क्यों, कि मेरे हर आसपास में इतना इन्फॉर्मेशन है. फॉर इंस्टेंस दिस रूम, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस रूम, वाई इज़ द अरेंजमेंट, द चेयर सीटिंग अरेंजमेंट इन दिस रूम. सो कोई भी आए उनको पता चलेगा ओके दिस इज़ लाइक अ बोर्ड रूम अरेंजमेंट. सो understanding indicators around us, using that information. Okay, we have to understand. So ये reasoning decision making आ गया है, information processing आ गया है. So the first thing we do is to find out what is the baseline functioning of that child. Intelligence test is a must. Classroom situation में अगर disruptions आ रही है या घर में, तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही है कि नहीं. सो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हमें रूल आउट करना होगा. फिर आते हैं हम बच्चे में ही कोई इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो रही है कि नहीं, ज़िद क्यों आ रहा है. यूजुअली 5 साल में बच्चा अगर ज़िद कर रहा है, या तो घर में कुछ हो रही है, या बच्चे ने कुछ बिहेवियर्स मॉडल कर रहे हैं, या बच्चे की टेम्परामेंट ही डिफ़िकल्ट है. सो वी हैव टू रूल दैट आउट. एंड देन आते हैं फैमिली को अंडरस्टैंड करना कि उनके बीच क्या कम्युनिकेशन हो रही है, कोई स्ट्रेसेस है कि नहीं. शायद फैमिली इज़ वेरी पीसफुल, एवरीथिंग इज़ वेरी हैप्पी, बट द चाइल्ड की जो नीड है वो समझा नहीं पा रहे हैं, और ऑब्वियसली पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, तो इट्स गेटिंग ओवरलुक्ड. सो इंटेलिजेंट जो गिफ्टेड होते हैं उनकी अगर क्लासरूम, दे आर अ कैटेगरी हु गेट ओवरलुक्ड, जस्ट लाइक दोज हु हैव below average level of intellectual functioning, they get overlooked simply because इनकी जो average है at least they are following rules, तो वो regulations मान के they don't cause that much of disruptions until and unless they are behavioral or conduct issues. The ones who are very gifted, they will be identified for conduct issues also. Apart from class में सब कुछ first ख़त्म कर रहे हैं, या conversations are very pointed कि ये क्यों है, why questions are very pointed. So in those situations the best thing to do is approach the school counselor, see what they have to say, or reach out to a clinician. Again, अगर first clinical psychologist नहीं मिले, reach out to a pediatrician, because they will then know the referral system. They will definitely be able to help you find a clinical psychologist and figure out, because उससे पता चलेगा baseline functioning क्या है, intellectually how to stimulate the child. So it is not enough कि हम syllabus को जल्दी जल्दी
ख़त्म कर दें उनके साथ, नहीं, शायद वही पोएम जो सिखा रहे हैं क्लासरूम में हमें थोड़ा और समझाना होगा, मे बी मोर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, मे बी उनकी जो मॉरल ग्रोथ हो रही है या लैंग्वेज ग्रोथ हो रही है उस उम्र में, वी एनहांस वोकैबुलरी और गिव देम मोर एसेज टू राइट, सो क्रिटिकल थिंकिंग वी कैन इंट्रोड्यूस एट अ अर्लियर स्टेज। सो यहाँ पर यूजुअली किस तरह के बच्चे आते हैं, मतलब अगर इबास में अगर जहाँ पे आप IQ टेस्ट करते हैं? इबास में वी गेट अ होल रेंज, so starting from profound intellectual disabilities to even the gifted, वो बच्चे आते हैं यूजुअली फ्रॉम स्कूल रेफरल्स, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक से नहीं हो पा रहे हैं या स्कूल टीचर्स की बात नहीं मान रहे हैं, सो वी गेट अ होल रेंज, एंड जो यूजुअली द डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी हैंडल्स and the Department of Psychiatry, they work together. It's a transdisciplinary way of functioning, जहाँ पे द साइकेट्रिस्ट को पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आफ्टर अ डिटेल फॉलोअप कि द चाइल्ड इज़ नॉट फंक्शनिंग और इज़ फंक्शनिंग एट द एज लेवल, बट कहीं और से इंटरफेरेंस आते हैं, सो दे आर रेफर टू द क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, दे डू देयर असेसमेंट्स, इंटेलेक्चुअल, पर्सनैलिटी, फैमिली सिस्टम्स के, एंड देन दे वर्क विद द साइकेट्री डिपार्टमेंट। सो फॉर इंस्टेंस अगर बच्चे में अटेंशन इशूज़ है, the psychiatry department, depending on the severity, might give medication, and the clinical psychology department, the therapists hai, they will work on one priority behavior at a time. Why is it transdisciplinary? Because we identify that okay, इनकी suppose ADHD है बच्चे में and intellectual functioning is average, we decide to work on the attention issues first. So we have the occupational therapy department also, so we can have 3 departments working only on the inattention issues and then going on to the behavioral issues. If the family system is very disturbed, we have the psychiatric social work department, so they will work with the family. So, and we will take one, so that is why it is transdisciplinary. We are communicating with each department, finding out what is the goal of treatment at present, working on that, moving on to the next one. मल्टीडिसिप्लिनरी में क्या होता है कि सेग्रीगेटेड डिपार्टमेंट्स है, मैं दवाई दे दी है, मैंने थेरेपी कर ली है यहाँ पे, सो देयर इज़ नो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, बट इबास फॉलोज अ ट्रांसडिसिप्लिनरी सिस्टम अप्रोच। और कितने दिन का प्रोसेस होता होगा यूजुअली? नॉर्मल सा प्रोसेस, कोई बच्चा आया और उसको हम आइडेंटिफिकेशन करना है कि वाकई इसको कोई दिक्कत है? सी यूजुअली अगर इट टेक्स अ कपल ऑफ डेज, एटलीस्ट 4-5 सेशंस तो होता ही है, जहाँ पे फर्स्ट द साइकेट्री डिपार्टमेंट मेक्स द एवेल्युएशन, दैट कैन टेक 1 to 2 days because it is a detailed case history that we are taking. Then depending on the assessments to be used, if it is just intellectual functioning, maybe 1 or 2 sessions, but usually ऐसे होता नहीं है, so depending कि क्या क्या हम रूल आउट करना चाहेंगे, there may be 5 sessions, 10 sessions depending. फैमिली को साइको एजुकेट करना कि रिपोर्ट में क्या आया है, उसका मतलब क्या है, क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट प्लान, तो क्या करना चाहिए में हम लिस्ट नहीं करेंगे कि ये एक शुरुआत है, दीज आर द थिंग्स टू डू, वी आर जस्ट डिस्कसिंग एट दैट पॉइंट व्हाट विल मैनेजमेंट लुक लाइक, कितने समय आपको देना होगा, कितने दिन आपको आना होगा, वी डिस्कस द लॉजिस्टिक्स। बच्चे का IQ ठीक नहीं है, अगर मान लीजिए पेरेंट्स को किन किन बातों का इशारा मिले लगे तो तुरंत डॉक्टर से, आप जैसे लोगों से कंसल्ट करना चाहिए? फर्स्ट इज़ कम्युनिकेशन, बिकॉज अर्ली स्टेज में जितना आइडेंटिफिकेशन होए वो अच्छा होगा, बिकॉज ब्रेन प्लास्टिसिटी भी होते हैं, सो द अर्लियर द इंटरवेंशन बिगिनस द बेटर इट इज़। यूजुअली एट एज 2 or 3 इंटेलेक्चुअल टास्क जो हम अडल्ट में देखते हैं, हम एक बिल बोर्ड पर पढ़ के उसको समझ में क्या आया है, हाउ वी एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स, सो यूजुअली लैंग्वेज इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर. Expressive skills and comprehension skills are a good indicator to get concerned if anything is required or not. So parents बोल रहे हैं, बच्चे is responding but not making eye contact, या पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं तुरंत कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, या बार बार रिपीट करके बच्चे फॉलो कर रहे हैं, या 3 years में स्पीच डेवलपमेंट इज़ वेरी स्टिल्टेड, सो 1-2 शब्द बता रहे हैं, या 2 years में या 3 years में जितना 2 word या 3 word
sentences वो बोल पाते हैं, that is not there. So that is indicative enough that they should maybe reach out. And again, clinical psychologists की awareness and what comprises a clinical psychologist, you don't have to reach to clinical psychologist first. Reach out to your pediatrician who is with the child since the child's birth. They will be able to guide you to the best places and the clinicians involved. It could be a psychiatrist as well. So, बहुत शुक्रिया मैम। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, दिखाते रहिए कीटो क्रेशी और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।